चलिए देखिए झिल्लियां क्या होता है। झिल्ली किसे कहते हैं भैया? कोई ठोस हो, क्या हो? ठोस। कोई ठोस हो या द्रव हो, कोई भी ठोस या द्रव हो, उसकी जो पतली परत होती है, ठोस या द्रव के पतली परत को क्या कहते हैं भैया? झिल्लियां कहते हैं। आई बस में झिल्ली कहते हैं, कोई दिक्कत? अब ये झिल्लियां कई प्रकार की होती है। आई बस में ये झिल्लियां क्या होती है? निम्न प्रकार की होती है। पहला देखिए पारगम्य झिल्ली। कैसी झिल्ली? पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली, इसको बोलते हैं परमिएबल, परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए पारगम्य का, देखिए पारगम्य का मतलब होता है ऐसी झिल्लियां। आई बस में जैसे देखिए एक पात्र बना देते हैं, इस पात्र में हम लोग लगा देते हैं पारगम्य झिल्ली। क्या लगाया है? पारगम्य झिल्ली लगाया है, ठीक है। अब इधर विलयन हमने भरा है, क्या भरा है? विलयन, ठीक है। इधर इधर विलयन है, इधर मान लेते कोई द्रव है, जल के अणु है, ठीक है। अब क्या है कि जब विलयन के सभी कण, विलयन के सभी कण आर पार चले जाए, ऐसी झिल्ली को हम लोग क्या कर देते हैं? पारगम्य झिल्ली। यानी ऐसी झिल्ली जिसके आर पार विलेय और विलायक के कण दोनों जा सके। आई बस में ऐसी झिल्ली जिसके आर पार क्या हो सके? विलेय और विलायक दोनों के कण आ जा सके, उन्हें क्या कहते हैं? पारगम्य झिल्ली कहते हैं। आज समझ में? अगली झिल्ली भी है, देखिए अपारगम्य, उसी का अपोजिट अपारगम्य। अपारगम्य झिल्ली का मतलब होता भी है ना, देखिए आ मतलब अनुपस्थित, आ मतलब अनुपस्थित, आ मतलब क्या होता है? अनुपस्थित। यानी जिसके ऐसी झिल्ली जिसके आर पार ना तो विलेय के कण ना ही विलायक के कण जा सके, नहीं जा सके। आई बस में जिसके आर पार ना तो विलेय और ना ही विलायक के कण ना आ जा सके, उसे क्या कहते हैं? अपारगम्य। आ मतलब अनुपस्थित, पारगम्य समझ गए? जिसके आर पार विलेय और विलायक के कण आ जा सके। अगला देखिए भैया, अगला भैया अर्ध पारगम्य झिल्ली। कौन सी झिल्ली? अर्ध पारगम्य झिल्ली। देखिए नाम से क्लियर, आधा, सब नहीं, अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसको बोलते हैं सेमी, इसको बोलते हैं इम्परमिएबल, इंग्लिश में देख लीजिएगा, इम्परमिएबल, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन, ना ना सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल देखिए सेमी परमिएबल का मतलब अर्ध पारगम्य। ऐसी झिल्ली, कैसी झिल्ली? ऐसी झिल्ली जिसके आर पार केवल विलायक के ही अणु जा सके, विलेय के अणु ना जा सके। हाँ, ऐसे ऐसी झिल्ली जिसके आर पार केवल किसके अणु जा सके? विलायक के, विलेय के अणु नहीं जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी झिल्ली क्या कहते हैं? अर्ध पारगम्य। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, एक बार और बताते हैं। ऐसी झिल्ली जिससे केवल क्या जाते हैं भैया? विलायक के अणु जाएंगे, विलेय के अणु नहीं जाएंगे। विलेय के अणु तो जाएंगे लेकिन, सॉरी, विलायक के अणु जाएंगे लेकिन विलेय के अणु नहीं जा सकेंगे। आई बात उनसे क्या कहेंगे? जैसे अंगूर की झिल्ली हो गई, अंगूर हो गया, अंगूर की झिल्ली हो गई, और उसके बाद अंडे की, अंडा देखो, अंडा, अंडे को पानी में उबालिए और नमक भी डालिए, नमक डालते कि नहीं डालते? जब उबालता है कि अंडा फूट ना जाए, जो अंडा उबालता होगा, देखिए क्या अंडा नमकीन जैसा लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि उसमें विलेय के कण नहीं जा पाते, केवल विलायक आते हैं।
तभी तो अंडा देखिए पूरा एकदम उसमें पानी, कुछ पानी भर जाता है, कभी कभी अंडा फोड़े हैं उसमें हल्का पानी भरा रहता है, यानी क्या है वो अर्धपारगम्य झिल्ली है। यानी जल क्या होता है, विलायक होता है ना, तो विलायक के अणु क्या होते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर पार कर सकते हैं। अब इसमें अगला आ गया, इसमें एग्जाम्पल क्या, अंगूर की झिल्ली, किसी झिल्ली, अंगूर की झिल्ली, और किसकी झिल्ली, अंडे की झिल्ली, और एक है कापर फेरोसाइनाइड की झिल्ली, कापर फेरोसाइनाइड, कापर फेरोसाइनाइड, साइनाइड की झिल्ली। ये समझ में आया इतना आप लोग को? चलिए वर्णात्मक झिल्ली, वर्णात्मक झिल्ली का मतलब क्या होता है भैया, देखिए इससे तो केवल विलायक के अणु जाएंगे, केवल क्या जाएंगे, विलायक के अणु जाएंगे, परंतु क्या होता है, विलेय के कण भी जाएंगे, लेकिन सभी नहीं जाएंगे, जिसको वो झिल्ली चाहेगी वही जाएगा। वर्णात्मक पारगम, चाहे इसी को और बोलते हैं चयनात्मक, यानी जिसका हम चयन करेंगे वही आएगा और कोई नहीं आएगा। यानी वर्णात्मक पारगम का मतलब होता है विलायक के अणु तो जाएंगे, लेकिन कुछ विलेय के भी अणु जाएंगे, कुछ जिसको वो झिल्ली चाहेगी वही। अब इसमें ये हमारी जो केंद्र झिल्ली होती है कोशिका की, वो क्या होती है, वर्णात्मक पारगम में होती है। अब इसमें ये समझ में आया भैया, जितने झिल्ली है समझ में आया। अब आते हैं हम लोग परासरण समझते भैया। परासरण इंग्लिश में बोलते भैया ऑस्मोसिस। चलिए परासरण क्या होता है भैया, परासरण देखिए परासरण क्या होता है, विलायक के अणुओं में होता है, अधिकतर किसमें होता है, विलायक के अणुओं में। देखिए इधर देखो, परासरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, अर्धपारगम्य झिल्ली, क्या होनी चाहिए, अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होनी चाहिए। देखिए अगर आप परासरण पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परासरण पढ़ रहे हैं, तो भैया आपको क्या चाहिए, अर्धपारगम्य झिल्ली चाहिए। बिना अर्धपारगम्य झिल्ली के परासरण नहीं हो सकती। बस में विसरण के लिए कोई झिल्ली नहीं चाहिए, विसरण के लिए कोई झिल्ली की आवश्यकता नहीं है। बस में जबकि परासरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली चाहिए। अब सुनिए होता क्या है, ये मानते हैं हमने क्या लगा, एक पात्र है, इस पात्र में हमने क्या लगा दिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा हुआ है, कोई दिक्कत? इधर देखिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली, अब देखिए होता क्या है, इधर वाला जो इस साइड है ना, ये वाला मानते सांद्र विलयन है, क्या है, सांद्र विलयन है, कैसा विलयन है, सांद्र विलयन है। ये वाला क्या है, तनु विलयन है, क्या है, तनु विलयन है। अब ध्यान सुनेगा, पहले पैसा सुन लीजिए। देखिए अगर विलायक के अकॉर्डिंग हम लोग लेते हैं, किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, विलायक के अकॉर्डिंग। देखिए जब जल के अणुवे, जल के हम लोग हमेशा विलायक ही मानते हैं उसको ना, लेकिन कुछ चांस में विलायक नहीं होता वो। जब जल के अणुवे अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाए, लेकिन अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, जब ऐसा कहिए, जब अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जल के या विलायक के अणुवे अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कर देते हैं,
क्या कहते हैं? प्रासरण कहते हैं। अब बात है, एक चीज उसमें थोड़ा उल्टा है, एकदम सेम वही चीज, कुछ नहीं। देखिए ये तनु विलयन है, तनु विलयन में देखिए मैंने कहा था ना हमेशा विलायक, देखिए ये देखिए सांद्र विलयन है। सांद्र विलयन का मतलब क्या होता है भैया? जिसमें विलय के कण ज्यादा हो, इतना तो आप लोग जानते ही हैं ना। तनु विलयन में क्या होता है? विलायक के कण ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? होगा ना। मैंने कहा प्रासरण से किसके अणु जा सकते हैं? विलायक के जा सकते हैं। तो बताइए अब क्या सांद्र से तनु ओर जाएगा कि तनु से सांद्र की ओर जाएगा? हाँ, तनु से सांद्र की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये विलय के अणुओं को नहीं जाने देगा। कौन? झिल्ली। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तनु से सांद्र आएगा मेरे लल्लू। इधर देखो सुनो, ये तनु है। पहले ये फैक्ट समझो जो आप लोग पहले तो शुरू में पढ़ा है। सांद्र का मतलब क्या? जिसमें विलय के कण ज्यादा हो। तनु का मतलब क्या? जिसमें विलय के कण कम हो, विलायक का ज्यादा हो ना। तो विलायक का ज्यादा। अब अर्धपारगम झिल्ली क्या कहती है? केवल विलायक के कण को ही जाने दूंगा, विलय के नहीं जाने दूंगा। तो इधर विलय तो ज्यादा है ना, ये विलय इधर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो अगर विलयन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा प्रासरण, तो आप परिभाषा बताएंगे। जब तनु विलयन सांद्र विलयन की ओर जाता है तो उसे क्या कह देते हैं? प्रासरण कह देते हैं। अब बस में क्या कहते हैं? जब तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करे, या फिर कैसे समझ आया? लेकिन अगर विलायक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो विलायक के अकॉर्डिंग क्या होगा? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, लेकिन अर्धपारगम झिल्ली से होकर जाए। आई बस में आप देखिए नॉर्मली पानी गिराइए जमीन पे, वहां तो अर्धपारगम झिल्ली है नहीं, लेकिन फिर यहां पानी गिराएंगे तो कमी की ओर तो जाता है, अधिक सांद्रता से कम की ओर जाता है। लेकिन अब वही अगर विलयन होता और उसमें अर्धपारगम झिल्ली लगा देंगे तो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करेगा। आई बात समझ में? तो प्रासरण यही है भैया। आई बात में? जब विलयन, कोई विलयन तनु हो और एक विलयन का सांद्र हो, अब वो विलयन तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करेगा। आई बस में? क्योंकि तनु में विलायक के कण क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं और सांद्र में कम होते हैं। तो अर्धपारगम झिल्ली किसको आने जाने देती है? विलायक जाने देती है। इसीलिए यहाँ पे उल्टा हो गया। आई बस में? अगर खाली विलायक के केस में देखेंगे तो जब अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की हो जाते हैं तो उसे भी प्रासरण कहते हैं। और अगर विलयन तनु विलयन और सांद्र विलयन देखेंगे तो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाएगा। आई बात में? अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे आप ले लीजिए, देखिए भैया अभी आप तुरंत समझ जाएंगे। पानी है, पूरा पानी है ना, इसमें हमने किसमें डाल दिया है? चुचुक के छुआरा है। क्या है? अभी किसमिसिया मीठा लगा था कि ना लगा था? मीठा लगा था, यानी उसमें पानी की मात्रा कम है ना, नहीं फीका लगता है हमको। ये क्या है? सांद्र है। इसके अंदर विलयन कैसा है? सांद्र विलयन है कि नहीं है? विलय के पार्टिकल ज्यादा है ना, तभी तो मीठा लगता है हमको। और पानी क्या है? विलायक है। इसमें विलयन नहीं है, ये केवल विलायक है। अब क्या है? क्या इसके अंदर पानी जाएगा? ये तनु है, ये सांद्र है, तो कैसे जाएगा? और मैंने कहा अभी अंगूर की झिल्ली में कौन सी झिल्ली होती है? अर्धपारगम में झिल्ली होती है। अंगूर की झिल्ली में कौन सी झिल्ली होती है? अर्धपार। अब ये जल के अणु विलायक है ना। अब ये देखिए, इधर देखिए, विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहे कि नहीं जा रहे? अब अगर तनु विलयन मानेंगे तो ये तनु विलयन है, इसके अंदर सांद्र विलयन है, तो तनु विलयन से भी सांद्र। इसलिए अंगूर क्या हो जाता है? जो हम किशमिश रखते हैं सुबह फूल जाते हैं, किससे फूल जाते हैं? प्रासरण के कारण। में चना हम पानी में डालते हैं शाम के समय, सुबह जब हम उसको खाते हैं तो भी फूल जाती है, किसके कारण? प्रासरण। आया समझ में? तो चलिए अब देखिए प्रासरण के प्रकार। प्रासरण दो प्रकार का होता है, एकदम समझाएगा सबको एकदम अच्छे से। कंफ्यूजन नहीं है ना? कि कोई कंफ्यूजन है? पूछते रुकिए। चलिए
प्रासरण के प्रकार। कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन नहीं रहना है इसमें। प्रासरण के प्रकार। देखिए, प्रासरण निम्न दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है भैया बाह्य प्रासरण और एक होता है अंतः प्रासरण। क्या होता है? बाह्य प्रासरण और अंतः प्रासरण। इससे बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। तो हिलता रहता है। चलिए देखिए भैया, पहले बाह्य प्रासरण। बाह्य प्रासरण क्या होता है? बाह्य मतलब जब बाहर, अंत मतलब अंदर। जब कोई भी पदार्थ हो वो अपने अंदर से विलायक करे हुए बाहर निकाल दे। अब इसमें जैसे आपको हम बताते हैं, इधर देखिए, इधर देखिए, आप ले लीजिए, क्या ले लीजिए? आप ले लीजिए अंगूर ले लीजिए। क्या ले लीजिए? अंगूर ले लीजिए। अभी तो समझ जाएंगे आप। अंगूर है ना, इस अंगूर को आप अधिक सांद्रता वाले विलयन में रख दीजिए। पहले आपको 3 प्रकार के विलयन बताते हैं क्या होता है, तब समझ में आएगा ये। देखिए, विलयन आपको मैं बताता है, संप्रासरी विलयन। नहीं बताया हूं? नहीं बताया? सुनिए, देखिए विलयन को और भागों में बांटा गया। देखिए, एक होता है संप्रासरी विलयन, अल्पप्रासरी विलयन और अतिप्रासरी विलयन। कौन कौन विलयन भैया? अल्पप्रासरी विलयन, अब ये दोनों तुरंत समझेंगे आप लोग। अल्पप्रासरी विलयन हो गया, एक हो गया संप्रासरी विलयन। संप्रासरी विलयन चैप्टर का लास्ट हेडिंग लीजिए, चल रहा है। इसके बाद प्रासरण के बाद एक हेडिंग और है, बस खत्म। इसके बाद सवाल है, एक चैप्टर से छुटकारा पा चुके हैं आप लोग सवाल से, 2 चैप्टर और सवाल है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को खाली थ्योरी पढ़ना है। तो आइए केमिस्ट्री में सेकंड वाला पेपर पढ़िए। संप्रासरी विलयन। अब देखिए, इधर देखिए, पहले हम संप्रासरी समझाते हैं। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता क्या हो? समान हो। अब समान का मतलब क्या है? जैसे इधर देखिए, इसमें 2 विलयन बनाते हैं। इधर ध्यान देखना, ये पात्र है, ठीक है। देखिए, संप्रासरी विलयन का मतलब होता है जब विलयन की सांद्रता क्या हो? समान हो, इक्वल हो। किसके ऊपर? जिससे हम कंपैरिजन करेंगे। जैसे देखिए, मान लेते एक और पात्र बनाते हैं ना, ये दोनों विलयनों का सांद्रता क्या हो? समान हो, तो उसे क्या बोलेंगे? संप्रासरी विलयन। अब इसमें अब सुनिए, जैसे हम इसमें अंगूर डाल दिए, क्या डाल दिए? अंगूर डाल दिए। अंगूर की सांद्रता और विलयन की सांद्रता अगर समान है तो उसे क्या बोलेंगे? संप्रासरी विलयन। और अंगूर में जब अंगूर की सांद्रता समान है, विलयन की सांद्रता समान है, जिस विलयन डाले हैं, तो उस अंगूर में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं? संप्रासरी विलयन। कोई दिक्कत? ठीक है, मैं कहा जो अंगूर है इसकी भी सांद्रता समान है, ये जो जिस विलयन डाले अंगूर को, उस विलयन की भी सांद्रता क्या है? एक समान है। तो इसके अंदर अंगूर के अंदर
कोई परिवर्तन नहीं होगा। ना तो अंगूर से पानी, ना तो अंगूर से निकल के विलायक कणु बाहर आएंगे, ना ही ये विलयन का विलायक कणु इसके अंदर जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे विलयन को लोग क्या कहते हैं? समप्रासरी विलयन कहते हैं। अगला भैया अल्पप्रासरी विलयन। क्या भैया? अल्पप्रासरी विलयन। आप ध्यान सुनिएगा, अल्पप्रासरी विलयन क्या है ना। अंगूर डाले ना, देखिए ध्यान देखिएगा, ये अंगूर है, अंगूर की सांद्रता क्या है? अधिक है। और ये जो विलयन की सांद्रता क्या है? कम है। मानते हैं तनु। देखिए अल्प का मतलब होता है तनु विलयन। अल्प का मतलब क्या होता है? तनु, तनु सांद्र है। आई बात में? ये अधिक सांद्र वाला है, ये सॉरी तनु विलयन, ये तनु विलयन है और ये सांद्र विलयन। अब बताइए परिवर्तन क्या होगा कि नहीं होगा परिवर्तन इसमें? इधर देखिए ये सांद्र है, ये तनु है। अब बताइए तनु वाला है ना, तो इसमें विलायक कट जाता है कि नहीं जाता है? तनु में है ना, इसमें विलय और विलायक, इसमें विलय का ज्यादा है, इसमें विलय का ज्यादा है, लेकिन विलय के अंदर मजबूरी क्या है? ये बाहर नहीं आ पाएगा। क्यों? अर्धपारगम्य में झिल्ली अंगूर में वो विलय के अणु को आने जाने नहीं देता। तो यहां से देखिए अधिक, देखिए तनु विलयन क्या होगा? विलायक कणु इसके अंदर चल जाएगा और अंगूर फूट जाएगी। कुछ समय बाद अंगूर, कुछ समय बाद क्या होगा? फट जाएगी। यानी उसके अंदर पानी चला गया ना, तो उसके अंदर क्या हो गया? एंडोऑस्मोसिस। भाई पानी कहां जाएगा? इसके अंदर ही तो जाएगा, जगह के नहीं जाएगा? जाएगा ना। अब सुनिए, तो अल्पप्रासरी विलयन का मतलब होता है ऐसा विलयन जिसका सांद्रता क्या होती है? कम होती है। जिसकी सांद्रता क्या हो, जिससे हम कंपैरिजन करें उससे क्या हो? कम हो। जैसे मानते हैं 2 विलयन बनाया ना, 2 विलयन, इसकी तनु विलयन है, ये सांद्र विलयन है। जो सांद्र विलयन है वो अतिप्रासरी विलयन है, जो तनु विलयन है वो अल्पप्रासरी विलयन। अब आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? तो अगर हम वही चीज करें, अगर अल्पप्रासरी विलयन में अंगूर को रखेंगे तो क्या होगा भैया? क्या होगा? वो फूल के फट जाएगी, फूल की क्या होगी? फट जाएगी। भाई एक तो उसके अंदर पहले से पानी है और पानी जा रहा है, तो फट जाएगी कि नहीं फट जाएगी? नहीं समझ में आ रहा? आया ना? अब सुनिए मेरे लाल, ये अतिप्रासरी। अतिप्रासरी क्या है? सांद्र विलयन। क्या है? सांद्र विलयन। अच्छा बताइए, उदाहरण दीजिए। अब देखिए ये समझ में आया कि नहीं आया? अल्पप्रासरी समप्रासरी समझाया। अगला है अतिप्रासरी। अति का मतलब होता है अत्त कह दिए हैं, कहावत ना, अत्त कह दिए है। अत्त कहने मतलब बहुत ज्यादा हो गया। अति मतलब नहीं, अत्त अत्त तो सब आ गई ना, इतना ज्यादा शरारत करो, ज्यादा। तो ही क्या विलयन का अति का मतलब क्या? सांद्र विलयन। जब विलयन कैसा हो? सांद्र हो, तो उसे बोलते हैं अतिप्रासरी विलयन। कैसे बोलते हैं? अतिप्रासरी विलयन। और जब विलयन कैसा हो? तनु विलयन हो, तो उसे क्या बोलेंगे? अल्पप्रासरी विलयन। और जब विलयन की सांद्रता क्या हो? समान हो, तो उसे क्या बोलेंगे? समप्रासरी। अब सुनिए, इधर सुनिए, इधर देखिए, ये देखिए विलयन है, कोई विलयन है, मानते सांद्र विलयन है, क्योंकि अति पढ़ रहे हैं ना। अति क्या है? सांद्र। ये सांद्र है। अब बताएंगे जिससे हम पूछेंगे वो, ठीक है? ठीक है, देखिए ये सांद्र ना, इसके अंदर हम रख देंगे, क्या रख देंगे? रख देते हैं, वो रख देते हैं अंगूर, रख देते हैं। क्या रख देते हैं? अंगूर रख देते हैं। ठीक है, ये सांद्र है, ये तनु है। अब बताइए अंगूर के अंदर क्या परिवर्तन हुआ? फूल चुचुक छुआड़ा हो जाए। अरे मेरे कहने, अब जो अंगूरवा तनु है, सांद्र है, तो इसके अंदर विलायक के अणु बाहर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अंगूर सिकुड़ जाएगा नहीं सिकुड़ जाएगा? अरे यानी मुरक्का बन जाएगा। हाँ, आई बात नहीं। यानी अल्पप्रासरी विलयन में, सॉरी, अगर अंगूर को हम अतिप्रासरी विलयन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? चुचुक छुआड़ा हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा। आई बस में वो अंगूर क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। लेकिन इस अंगूर को हम फिर इसी अंगूर को उठा के कहां रख देंगे? अल्पप्रासरी विलयन में रख देंगे, तो अंगूर फूल जाएगी। अंगूर क्या जाएगी? फूल जाएगी।
लेकिन अगर समप्रासरी विलय में रखेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये तीनों विलय समझाया क्यों। अब आगे ये समझते हैं हम लोग क्या, ये बाह्य परासरण और अंतःपरासरण, ये समझाया भैया। हेलो, अच्छा समझाया। अब पूछ, ये खाली भैया सिद्धांत समझेगा, ये अगर इसका मतलब थ्योरी नहीं समझ पाएंगे तो बार सवाल वो जो बातें वो ना लगाते। चलिए, बाह्य परासरण। बाह्य परासरण का मतलब होता है जैसे जब विलायक के अणु क्या हो जाए, अर्धपारगम झिल्ली से होकर बाहर आ जाए, कह सकते हैं। अब क्या जाए, बाहर आ जाए। अब बाहर का कौन से विलय में रखेंगे, आ जाएगा। अच्छा बताइए, हम एक अंगूर है ना, अंगूर को किस विलय में रखेंगे, अति परासरी विलय में ना। तो क्या होगा, ये अंगूर से जो विलयन, जो अंगूर होगा इससे विलय करो कहा जाएंगे, बाहर आएंगे। तो जब बाहर आ जा रहा है तो ये क्या है, बाह्य परासरण है। जब हम अंगूर को एक अति परासरी विलयन में रखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, अंगूर के अंदर बाह्य परासरण होने लगती है। यानी विलायक के अणु क्या होते हैं, अर्धपारगम झिल्ली से होकर बाहर आने लगती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य परासरण कहते हैं। कोई दिक्कत। अगला है अंतःपरासरण। जैसे आप ले लीजिए, इसमें वो ले लीजिए, चना ले लेंगे, अंतःपरासरण ना। अब अंतःपरासरण भैया क्या है, अंत में जैसे आप कौन सा विलयन लेंगे, कौन सा विलयन लेंगे, हाँ अल्प परासरी विलयन लेंगे। तो कैसे विलयन हो, अल्प परासरी विलयन हो, ठीक है। अब इसमें मान किसमिस रख दिए, क्या रखे, किसमिस। अब इसके अंदर जो विलायक के अणु होंगे, तनु है, इसके अंदर सांद्रता ज्यादा है ना, तो ये तनु विलयन से शांत विलयन की जाएगा। यानी फिर कुछ समय बाद क्या जाएगा, ये किसमिस क्या जाएगी, फूल जाएगी। इसी को हम लोग कहते हैं अंतःपरासरण। आया सुनिए भैया।